का पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम आपको प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके दिखाते हैं कैसे देखना है प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज देखने के लिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि चार्ट में सर्टेन साइंस एंड इंडिकेशंस आर देयर। चार्ट में कुछ इशारे होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो बता चार्ट में होते हैं जो बताते हैं पोटेंशियल फॉर द प्रॉमिस ऑफ एनी इवेंट। यानी हर चार्ट से कुछ इशारे, कुछ संदेश, कुछ पॉइंटर हमें मिलते हैं जो बताते हैं कि इवेंट का प्रॉमिस है या नहीं है, या उस इवेंट में कितना पोटेंशियल है। 100% पोटेंशियल है, 80% पोटेंशियल है, 60% पोटेंशियल है, या 0% पोटेंशियल है। तो इस पोटेंशियल को देखने के लिए, क्योंकि जब पोटेंशियल होगा तभी तो इवेंट निकाल पाओगे, तो इस पोटेंशियल को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, फिलहाल हम समझने के लिए मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं, इसको 12 कुंडलियों में कर करके देख लीजिएगा। तो अब जैसे मैरिज की हमने बात करी, तो मैरिज की जब हम बात करेंगे तो मैरिज की बात को धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। तो की फैक्टर फॉर प्रॉमिस फॉर मैरिज क्या है। तो की फैक्टर मैरिज के की फैक्टर के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैरिज और पार्टनरशिप के लिए हम देखते हैं सेवेंथ हाउस, ठीक है। सेवेंथ हाउस, और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, यानी सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन हो जाएगा, वीनस। तो ये दो चीजें हम देखेंगे, सेवेंथ हाउस देखेंगे, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड देखेंगे, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे राशि। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुला राशि पड़ रही है, तुला राशि वायु तत्व की राशि है, तुला राशि जो है एग्रीमेंट की राशि है, नेगोशिएशन की राशि है, मिलन की राशि है, व्यापार की राशि है, बहुत सारे अपने अंदर चीजों को समाहित किए हुए है। तो यहाँ पे एक जनरल आप समझो, जब सेवेंथ लॉर्ड के सेवेंथ हाउस में तुला का एनवायरमेंट है, तो इसकी शादी में ब्रह्मा का संदेश क्या है कि ही हैज टू मेंटेन बैलेंस इन हिज मैरिज लाइफ। इसकी शादी जो है कोई ना कोई समझौते के कारण हो सकती है। इसकी शादी में जैसे कि व्यापार, सेवेंथ हाउस इज ऑल्सो फॉर व्यापार, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फायदा इसको नजर आया हो तो इसने शादी कर ली। अभी कुछ नहीं हमने देखा, कोई ग्रह वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राशि के एनवायरमेंट से हम समझने का प्रयास करें। फिर सेकंड सेवेंथ हाउस जो होता है वो काम त्रिकोण का भी हाउस है, क्योंकि 3, 7 और 11 काम त्रिकोण है। तो हो सकता है इसको शादी में फिजिकल रिलेशन बनाने की बहुत तीव्र इच्छा हो, क्योंकि यहाँ मंगल की ऊर्जा है सेक्सुअल, तो इस वजह से शादी भी। बाकी देखो, आपको अभी सिर्फ राशि से और यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी साइन पड़ सकता है, तो हर साइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक एक सिरा आप जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब जैसे हमने राशि के गिवन एनवायरमेंट, अब जैसे राशि में पिक्चर है, एक आदमी तौल रहा है। जब आप तुला राशि की पिक्चर, वैदिक पिक्चर देखेंगे तो तराजू से एक आदमी तौल रहा है, यानी ये अपनी पत्नी को शादी से पहले उसकी धन, उसकी ब्यूटी, उसकी अकल, उसका पैसा, उसको पहले तौलेगा, कसौटी पे कसेगा, तब शादी करेगा। अब देखो, इतनी इवेंट आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तुला राशि के गुण तत्व धर्म क्या है, आप पता कर लोगे। अब जैसे मान लो द्वि स्वभाव राशि पड़ जाए, तो इसका मतलब शादी में इधर भी मन लगा है, घर वाली बाहर वाली, मतलब दो, द्वि स्वभाव क्या है, दो तरफ भागेगा। तो ऐसे आपको, अब जैसे अब जैसे एयर एलिमेंट है, तो शादी में एयर एलिमेंट का क्या मतलब है पार्टनरशिप में, यानी कि बहुत ज्यादा ठहराव नहीं होगा, अपने दोस्तों के साथ घूमेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि हवा है ना, हवा को कैद करके रखा नहीं जा सकता है, तो सत्तम हाउस को क्या कैद करके रख लोगे। उसी तरह मान लो यहाँ स्थिर राशि होती 2 नंबर 5 नंबर, तो शादी में स्थिरता होती। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रिडिक्शन सीखना है, बेस से, फंडामेंटल से, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि शादी का घर हमें जो राशि पड़ रही है वो हमें एनवायरमेंट क्या दे रही है। अब जैसे मान लो ये मकर राशि पड़ जाए, तो मकर राशि में क्या है, मगरमच्छ ने हिरन को पकड़ रखा है, तो यानी तुम हमेशा शादी में अपने आप को कैद में फील करोगे, क्योंकि वो दांत गड़ा रहा है मगरमच्छ तुम्हारे हिरन के ऊपर। मकर राशि का साइन यही है, तो इसका मतलब तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए क्या हो गई, एक बंधन हो गई, उसमें तुम दबे जा रहे हो, उसमें तुम्हारे दांत जो है धीरे धीरे उसकी ग्रिप बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये पिक्चर जो यहाँ पे आती है ना राशि की, वो आधी कहानी कह देती है। जैसे एक लखनऊ में एक शेर है ना, ये उड़ी उड़ी सी जुल्फें, ये गेसुओं की रंगत, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। ये रात का फसाना बता देती है यहाँ पे, ये जो राशि पड़ती है, और ये यही नहीं, कहीं भी हम लगा देंगे बता देगी। बस पता होना चाहिए कि राशि को डिस्क्राइब कैसे करना है। राइट, तो आगे चलते हैं। उसी प्रकार जैसे चर स्थिर द्वि स्वभाव, अब ये चर राशि है, तो शादी का बंधन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, बना भी लिया, लेकिन उसमें मूवमेंट है, चर मतलब स्थिरता नहीं है। स्थिर राशि, तो राशि जो यहाँ पड़ती है फ्रॉम जिस हाउस से इवेंट पूछा जाए, अब जैसे ये यहीं पे कर लो, अब यहाँ पे अगर स्थिर राशि है तो नौकरी में स्टेबिलिटी है, वायु राशि है तो और आगे जाने की इच्छा है, चर राशि है तो यानी ट्रांसफरेबल जॉब है, मूवमेंट वाला जॉब है। हर चीज को लगाना है। अभी हम आगे चलेंगे, आपको प्रॉमिस ऑफ मैरिज हम में
बताने के लिए आपको कितना बेस समझाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें देखनी। उसी प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे ये 1 5 9 धर्म की राशियां हैं, धर्म के भाव हैं, अब ये काम का भाव है, तभी तो यहाँ शादी दी गई है 3 7 11। धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से भी आप शादी के नौकरी के गुण को समझिए, एलिमेंट एयर फायर वाटर के हिसाब से समझिए। तो अभी हमने समझ लिए, समझ कहानी, हम आगे चलते हैं। नॉर्मली शादी के लिए क्या होता है, ये यूनियन रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट, ये परिवार बढ़ाना, और ये इच्छा पूर्ति डिजायर्स, ये भी डिजायर्स है। और देखा जाए तो 3 7 11 और 2 जो है परिवार में वृद्धि हो, और 7 नंबर शादी, तो यानी प्राइमरी हाउस ये हो गया, सेकेंडरी हाउस में 11 और 2 हो गया। मोटा मोटा लॉजिक क्यों। सेकंड हाउस इज, देखिए सेकंड हाउस इज एडिशन टू फैमिली, 11th हाउस क्या है, परमानेंट बॉन्ड भी कह सकते हो, डिजायर भी कह सकते हो, और 7th हाउस क्या है, स्पाउस है या रिलेशनशिप है। अब कनेक्शन जो है, अब हमें अब जो हमने पहले पढ़ लिया कहाँ, दशा में और ट्रांजिट में, तो अब कनेक्शन हमें किसका बनाना है, कनेक्शन आप बनाना है 2 7 और 11 का एटलीस्ट। एक तो ये तरीका है, बहुत लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन बने 2 7 11 का, इनके लॉर्ड्स का कैसे बने, कंजंक्शन से बने, कंजंक्शन, ठीक है, एस्पेक्ट से बने, देखें आपस में एक दूसरे को, एटलीस्ट कोई 2 देखें, ठीक है, एस्पेक्ट से बने, एक्सचेंज से बने, एक्सचेंज यानी कि ज्योतिषी संबंध बने कुंडली में, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन बने 2 7 और 11 का, या उनके लॉर्ड का। भाई ग्रहों का संबंध, भाव का संबंध कैसे बनेगा, उनके लॉर्ड के थ्रू ही तो बनेगा, और कैसे तो नहीं बनेगा, किसी तरह से नहीं बनेगा। तो ये कोई ना कोई कनेक्शन बने तो ये नहीं प्रॉमिस हुआ, ठीक है। इसके बाद बाकी सब चीजें तो देखनी है, ये 6 8 12 में नहीं गया है, कंबस्ट नहीं हुआ है, डेब्लिएटेड नहीं है, वो सब तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपको पता ही है कैसे कमजोर होती है शादी। पाप कर्तरी में है, पाप मद्दत में है, नवामांश में डिप्लेटेड हो गया, वो हम आपको इवेंट के पास पहुंचा रहे हैं प्रॉमिस के जरिए। तो यहाँ पे अब आपने यहाँ पे जो है इस चीज को समझ लिया कि 2 7 11 का संबंध बने शादी को लिए जरूरी, यानी 2 7 11 के लॉर्ड महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और इनका आपस में चार्ट में प्रॉमिस हो, कोई रिश्ता हो। रिश्ता 3 तरह से हो सकता है, ठीक है, एक्सचेंज, एस्पेक्ट और कंजंक्शन से। तब अब ये सब प्रॉमिस बढ़ता जा रहा है चार्ट में, ठीक है। तो अब ये 7th हाउस पे असर, 7th हाउस देखना है, 7th का लॉर्ड वीनस भी देखना है इस केस में, क्योंकि उनकी मेष लग्न की कुंडली है, तो उसका संबंध देखेंगे। अब अगले पॉइंट पे अब बेनिफिक प्लैनेट जो है वो यहाँ पे दृष्टि दे रहे हो, यहाँ पे बैठे हों, और वीनस के साथ भी कोई पाप ग्रह ना हो, वीनस के साथ भी कोई पाप ग्रह, और अगर पाप ग्रह हो तो एटलीस्ट साथ में शुभ ग्रह भी हो, या शुभ ग्रह देख रहा हो तो पाप ग्रह का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वीनस यहाँ पे बैठा है, और वीनस जो है मान लीजिए मंगल के साथ बैठा है, लेकिन यहाँ से जुपिटर ने बैठ के 1 2 3 4 5 दे दी, तो यहाँ पे पाप ग्रह था मंगल, लेकिन क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट पड़ गए तो इक्वल इक्वल टू हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसे आपको एवरेजिंग निकालनी पड़ती है, तब आप समझ पाते हैं, वरना अदरवाइज सप्तम में पाप ग्रह बैठ जाए, या सप्तमेश के साथ पाप ग्रह बैठ जाए, सप्तम को पाप ग्रह देके या सप्तमेश को पाप ग्रह देके, तो मैरिज में नीचे आ जाएगा मामला, और यही सब ना हो तो मैरिज का प्रॉमिस बढ़ता जाएगा। तो जितनी तरह से चीजें बिगड़ती जाएंगी उतनी तरह से प्रॉमिस नीचे आता जाएगा, जितनी तरीके से चीजें उठती जाएंगी उतना प्रॉमिस बढ़ता जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इन्फ्लुएंस कैसे होता है, जैसे मान लो 7th लॉर्ड डेबिलिएटेड हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, कंबस्ट हो जाए, फ्रेंड साइन में होगा तो अच्छा, एनिमी साइन में होगा तो कमजोर, पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी, शुभ कर्तरी में होगा तो मजबूत। जैसे शुभ कर्तरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैरिज का लॉर्ड वीनस है, तो वीनस जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो वीनस जब यहाँ बैठा है तो यहाँ पे जुपिटर हो जाए, यहाँ पे अच्छा मून हो जाए, या अच्छा मरकरी हो जाए, तो क्या है, जुपिटर भी शुभ, मरकरी भी शुभ, और कैंची के बीच में कौन फंसा है, 7th लॉर्ड, तो ये शुभ कर्तरी हो गया। इसी तरह उल्टा कर लो, यहाँ पे मान लो सैटर्न बैठा दो, यहाँ पे राहु बैठा दो, तो ये कैंची के बीच में, राहु सैटर्न की कैंची के बीच में बेचारा 7th लॉर्ड फंस गया, तो इसको पाप कर्तरी बोलते हैं। तो ये सब प्रॉमिस देखने के लिए, और इवेंट में कितनी तरह से चीज बिगड़ रही है, ये सब आपके काम आएगा आगे, ठीक है। तो इस तरह आप बेनिफिक प्लेनेट होंगे, सप्तम हाउस पे देख रहे होंगे, सप्तम हाउस मान लो आपका शुभ कर्तरी में है, यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर है, यहाँ पे मान लीजिए मरकरी है, तो ये इधर भी शुभ ग्रह, इधर भी शुभ ग्रह। अब आगे कुआं पीछे खाई नहीं है, अब यहाँ राहु हो, यहाँ पे सैटर्न हो, तो बेचारा सप्तम हाउस क्या कहोगे, आगे कुआं पीछे खाई, तो सप्तम हाउस बेकार हो गया, पाप कर्तरी में आ गया, कैंची पापी कैंची के बीच में। तो इसको समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो अब जब हाउस ही बेकार है, जैसे ना जब मिट्टी ही बेकार है घर की,
बेस ही खराब है, न्यू ही खराब है, तो उस पर तुम कितनी शादी की इमारतें खड़ी कर पाओगे? वो एक के बाद एक गिरती जाएंगी। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। पहली शादी की बात कर रहे हैं, दूसरी शादी जब हो तो ये सारा सीन फिर दूसरी शादी वाले के लिए दूसरा घर पकड़ेंगे, पहले बच्चे के लिए ये पकड़ेंगे तो दूसरे बच्चे के लिए, फिर तीसरे बच्चे के लिए। तो उस तरह शादी का भी जो हाउस चेंज होते हैं वो भी सब उसी तरह से, जो आपको भावात भवन जो पहले पड़ा है वो सब लगाते रहना है। अब देखिए, तो यहाँ पे सर, यहाँ पे अभी हम सिर्फ मैरिज की बात कर रहे हैं, मैरिज के मी पॉइंट में और आगे चलते हैं। अब जैसे मैरिज के लिए आपको पता है कि स्त्री की कुंडली में मंगल या जुपिटर, जुपिटर ब्लेसिंग देगा, मंगल पति का कारक है, और लड़के की कुंडली में वीनस। तो अब इनके कारक जो है शादी के, वीनस और जुपिटर हैं। तो वीनस क्योंकि लव और रिलेशनशिप है, हार्मनी इन रिलेशनशिप है, और जुपिटर क्या है, ग्रोथ और ब्लेसिंग्स है। जुपिटर इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड ब्लेसिंग। तो जुपिटर का कोई डायरेक्ट संबंध इन दोनों से नहीं है, लेकिन क्योंकि जुपिटर पति शादी में ब्लेसिंग करता है, ग्रोथ का कारक है, शादी के बाद ग्रोथ होगी, तो जुपिटर का संबंध भी मैरिज में जो पहले पढ़ा था ना दशाओं में, तो जुपिटर भी आ जाएगा। यानी मंगल आ गया, वीनस आ गया, और इनके भावात भाव वो सब तो आपको देखना ही देखना है, तो भावात भाव तो यही हो जाएगा। फिर जुपिटर क्योंकि कारक फॉर्म में है, और इस शादी के रिश्ते के कारक वीनस और जुपिटर हैं, तो वीनस तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। जुपिटर कारक होने के कारण उसको भी, जो सबसे स्टार्टिंग में सीखा था, उसको भी वहां पे कनेक्ट करना है आपको। इसके बाद आती है दशा। अब इसी शादी में दशा तो चल ही रही है, तो दशा क्या है, पीरियड, दशा इज द पीरियड ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक प्लैनेट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल लाइफ। बड़ा सिंपल सी बात है। दशा होती क्या है, पहले यही समझ लो। दशा क्या होता है कि दशा मतलब एक पीरियड है, जिस पीरियड में एक कोई पर्टिकुलर प्लैनेट किसी जातक के जीवन को, इंडिविजुअल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब यही तो वीनस, मंगल और गुरु जब इन्फ्लुएंस करेंगे, दशा इनकी आएगी, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो ये इवेंट होने के चांस बढ़ेंगे। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद फिर आपको देखना है किसी भी इवेंट, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे शादी का हो, 9 मास में चलेंगे। अब 9 मास जैसे मान लो, समझो इसको, जैसे 9 मास का किसी के चार्ट में प्रॉमिस भी है, सब कुछ है, नहीं फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो 9 मास इज द चार्ट ऑफ शादी ऑल्सो। वैसे तो ग्रहों के बलाबल को देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन 9 मास में जो लग्न है और उसका स्वामी मान लो 12th में पढ़ा जाए, चला जाए, यानी कि 9 मास का जो चार्ट है और 9 मास में जो लग्न है, 9 मास का लग्नेश 12th हाउस में चला जाए, तो ये क्या बताता है, समझो। सिंपल बताता है कि आदमी के पास मौके भी थे, शादी के रिश्ते भी थे, लेकिन उसका मन नहीं था। क्यों? क्योंकि 9 मास का लग्न अपने से 12 में चला गया, और 9 मास था शादी का चार्ट, तो इसका मतलब उसका मन ही नहीं था शादी करने का। अब यहाँ फ्री विल का भी खेल आ गया, और चार्ट कमजोर भी हो गया। D1 में सारे कॉम्बिनेशन नजर भी आ रहे थे, लेकिन 9 मास में, क्योंकि 9 मास इधर स्पेशली चार्ट, 9 मास की लग्न स्पेशली शादी की बात को बताती है, ओवरऑल चार्ट बता, लेकिन लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 10 मास में जो लग्न होगी वो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे 10 मास में, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, 10 मास चार्ट में जो लग्न है उसका लॉर्ड 12th में चला जाए, इसका मतलब आदमी के पास नौकर ऑप्शन थे, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं थी काम करने की। ये सिंपल फंडामेंटल आपको समझ के चलना है। तो इसका मतलब अगले, अब हमारे 9 मास, तो 9 मास जो है वो इस 9 मास चार्ट इज अ वेरी, सॉरी, अब ये 9 मास नहीं बना, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। 9 मास चार्ट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल चार्ट होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग मैरिज एंड रिलेशनशिप, और अंडर, क्योंकि 9 मास से हम देखते हैं, और 9 मास से ही हमको पता चलता है कि प्रॉमिस जो है वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है। अगर अगर अब समझो 9 मास से कैसे देखेंगे। अगर 9 मास की लग्न वीक हो, अब जब हम कहते हैं 9 मास की लग्न वीक हो, तो इसका मतलब 9 मास की लग्न में कोई डेबिलेटेड प्लेनेट बैठा हो, लग्नेश 6 8 12 में 9 मास में चला गया हो, तो इसका मतलब 9 मास की लग्न वीक हो जाती है। ठीक है। या उसके में कोई शत्रु साइन बैठा हो, 9 मास की लग्न में शत्रु ग्रह बैठा हो, तो वो 9 मास की लग्न वीक कहलाती है। यानी कि अगर 9 मास लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा है, इट मीन तुम्हारी 9 मास की लग्न वीक हो गई, तो शादी में अब देखो यहाँ पे साथ साथ पढ़ते चलो, डिले, डिनायल, हाँ, ये सारी चीजें भी शादी के, और अगर अच्छा है तो कोई उच्च का ग्रह बैठा तो शादी लाजवाब चलेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर 9 मास की लग्न जो है पीड़ित हो, वीक हो, तो लेस चांस ऑफ मैरिज। अब कैसे? जैसे 9 मास की लग्न में राहु हो,
केतु हो, शनि हो, मंगल हो, तो कहीं ना कहीं ये सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट हैं। और नौमांश इज अ चार्ट ऑफ मैरिज, तो इसका मतलब मैरिज में ये सेपरेशन डालेंगे। किस लेवल का डालेंगे वो बात की बात है, लेकिन एक चांस तुम्हें मिल जाएगा कि हाँ ये मामला गड़बड़ है। ठीक है, उसी तरह समझ लीजिए। तो आगे चलते हैं। अब आप देखा किस प्रकार राहु केतु और ये सब जो है आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये अनफेवरेबल है फॉर D9 चार्ट। अब D9 का लग्नेश अगर जो है 12th हाउस में, वो मैंने बता दिया, ही विल हैव लेस इंटरेस्ट इन मैरिज। अगर D9 का लग्नेश तो D9 में ही 12th हाउस में चला जाए। अब एक और चीज समझ लो, नौमांश में अगर 7th और 8th लॉर्ड रिलेशन बना लें, रिलेशन बनाने का मतलब कंजक्ट हो जाए यहाँ पे, क्योंकि नौमांश है तो कंजक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि कुछ लोग नौमांश में दृष्टि लेते हैं, कुछ लोग नौमांश में दृष्टि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज और कंजक्ट को ही लीजिए। दृष्टि अगर आपके परंपरा में आपको दृष्टि सिखाई गई है तो लीजिए, नहीं सिखाई गई तो मत लीजिए। तो कंजक्ट और एक्सचेंज, तो यानी नौमांश में अगर 7th और 8th लॉर्ड के स्वामी साथ बैठे हों, 7th का लॉर्ड 8th में बैठा हो, 8th का लॉर्ड 7th में बैठा, तो दिस इज वेरी अनफेवरेबल, अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस तरह भी आप शादी के, और इसी तरह नौकरी में भी अभी आगे चलेंगे, हर इवेंट में ये सारी चीजें आपको इसी तरह देखनी है। ठीक है, अब उसी प्रकार समझ लीजिए, जैसे नौमांश जो है वो वीनस डोमिनेटेड चार्ट होता है, दसमांश जो है वो शनि डोमिनेटेड चार्ट होता है। तो अगर नौमांश में वीनस और सैटर्न साथ आ जाएं, क्यों, क्योंकि शादी की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर वीनस और सैटर्न साथ में आ जाएं तो ये खराब माना जाएगा। 7th लॉर्ड अगर उसी प्रकार जैसे यहाँ पे वीनस है D1 में, अगर ये नौमांश में डेबिलिएटेड हो जाए तो भी शादी के लिए खराब है, यानी प्रॉमिस कमजोर होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, और ये या फिर लेट मैरिज को दिखाएगा। अगर D1 का 7th लॉर्ड नौमांश में डेबिलिएटेड हो जाए, इट शोज लेट मैरिज। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब वापस D1 में आते हैं, फिर D1 में आते हैं एस्पेक्ट और कंजंक्शन पे। एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखने हैं। ठीक है, अब जैसे 7th हाउस पर जुपिटर की, वीनस की, या फिर 7th लॉर्ड की शुभ एस्पेक्ट हो, क्योंकि जो भी अपने घर को देखता है तो शुभ कर देता है, तो यहाँ पे शादी प्रॉमिस की तरफ बढ़ेगी, तब नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार जैसे 5-9 का संबंध हो जाए इन लोगों का, ठीक है, 7th हाउस के लॉर्ड का, जुपिटर का, वीनस का, 5-9 पता ही है आपको, केंद्र त्रिकोण का संबंध, या त्रिकोण में 5-9 जो है ना, 5-9 9 पंचम का संबंध, 1-4 का संबंध, 1-10 का संबंध, 1-4 का संबंध, ये सब ठीक माने गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के संबंधों में प्रॉमिस बढ़ जाता है। इसके बाद फिर ट्रांजिट आता है। देखो अभी ये सिर्फ शादी के इवेंट की बात कर रहे हैं, अभी इसके बाद हम आपको एक शॉर्ट में समझा देंगे कि बाकी सारे इवेंट कैसे हैं। अब इसके बाद फिर ट्रांजिट लगाना है शादी के प्रॉमिस में। तो ट्रांजिट में क्या है, जैसे आपको बताया था, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड वीनस, हाँ, और उसके एस्पेक्ट्स और मूवमेंट ऑन 7th हाउस, यानी 7th हाउस से उसका मूवमेंट, गोचर, 7th लॉर्ड पर के साथ उसका गोचर प्रमोट मैरिज, मैरिज को प्रमोट करता है। वो जो पीछे नियम ट्रांजिट के बताए थे वो अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कारक की पोजीशन, क्योंकि शादी का कारक जो है वो मंगल है। तो अब मंगल की पोजीशन देखनी है, यानी मंगल क्यों, क्योंकि मंगल इज प्लैनेट ऑफ पैशन एंड डिजायर। अब क्योंकि शादी जब देख रहे हो तो शादी के लिए जो शादी का कारक मंगल, गुरु भी कारक है, तो मंगल क्योंकि पति का कारक है, तो पति के लिए मंगल को भी देख लीजिए। तो अगर मार्स इन 7th हाउस में बैठा हो तो देखो मंगली दोष हो गया, सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट हो गया, तो कभी कभी नहीं भी होगी। क्यों, क्योंकि मार्स जो है वो एक इनऑस्पिशियस प्लेनेट भी कहा गया है शादी के मामले में, क्योंकि मंगला मंगली जब शादी का मामला आता है तो वो भी तो मिलाते हो। तो यहाँ पे दैट शो चैलेंज इन रिलेशनशिप, तो उसकी डिग्निटी देखनी पड़ेगी, बहुत खराब तो नहीं है, वरना ऐसा होता तो फिर सारे मंगल वालों की शादी नहीं होती। तो यहाँ पे मंगल ऐसा कारक भी, उसको चेक करके आगे बढ़ना आपको चाहिए, अदरवाइज इवेंट होने में समस्या होगी। तो इतनी चीजें जब आप कर लेते हैं लग्न से, तो ये सारी चीजें फिर आपको चंद्रमा से भी देखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि शादी मैरिज की बात हो रही, लग्न से तो आपने देख ली, चंद्रमा से क्यों देखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इमोशनल कंपेटेबिलिटी के लिए चंद्रमा से, अब चंद्रमा जहां भी बैठा हो वहां से ये सारी एक्सरसाइज एक बार मन में फटाफट जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इतना इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें आपको समझाया है। तो लग्न से देखा और चंद्रमा से देखा एटलीस्ट, क्यों, ओवरऑल हैप्पीनेस इन मैरिज विल बी
भाई शादी की ओवरऑल खुशी कहाँ होगी? ना सर में होगी, ना पैर में होगी, ना कंधे में होगी। शादी की ओवरऑल खुशी कहाँ फील होगी? मन में फील होगी। तो इसका मतलब चंद्रमा से देखे बिना शादी की खुशी के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? अब जो है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको, और अब देखिए, अब शॉर्ट में जैसे अब आपको एक फंडामेंटल हमने बता दिया कि किस प्रकार से दशा लगानी है, ट्रांजिट लगानी है, और एक मैरिज के सारे एस्पेक्ट देखने के बता दिए। अब आपको हम फटाफट जो है चीज, जैसे ये प्रॉमिस ऑफ मैरिज आपको हमने बता दिया, अब जैसे डिले मैरिज देखनी है, तो डिले ऑफ मैरिज आप कैसे देखोगे? सेवेंथ हाउस में मेलेफिक इफेक्ट होगा, किसका? राहु केतु सूर्य और मंगल का। मंगल दोष होगा, जुपिटर वीक होगा, सैटर्न जो है वो रिस्ट्रिक्ट और डिले करेगा। सैटर्न जैसे रिस्ट्रिक्ट और डिले करता है, तो अब अगर आपको डिले मैरिज देखना है तो हमारे जो शुरू के जो हमने 5 5 नियम बताए थे उनको माइंड में रखो दशा में। और कैसे? मेलेफिक इफेक्ट इन सेवेंथ हाउस ऑफ राहु केतु सन मंगल और सैटर्न, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन और डिले है तो सैटर्न का दशा में एक्टिवेशन है, ट्रांजिट में एक्टिवेशन, और मंगल दोष और वीक जुपिटर। क्यों? जुपिटर ब्लेसिंग दे रहा है, जुपिटर ब्लेसिंग दे नहीं पा रहा है। भाई इतने 4 पॉइंट लगाओ, आपको डिले इन मैरिज समझ में आ जाएगा किसी के भी चार्ट में। भाई ये बड़े सिंपल से पॉइंट है। अगर ये जुपिटर वीक है तो ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है पूरी। भाई अगर मान लो सिंपल सी बात है, अगर जुपिटर में देने की क्षमता नहीं, कम्बस्ट है, वीक है, अंश वाइज कम है, विमशोपक बल में कम है, तो उसका उसको तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास जितना होगा उतना ही तो देगा। वीक होगा तो नहीं दे पाएगा। तो डाइवोर्स, अब डाइवोर्स क्या है? सेवंथ हाउस में सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट हों, अब ये सब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, गोचर में, वो सब, अब ये हम आपको तरीका बता रहे हैं इवेंट्स को निकालने का। तो सेवंथ हाउस में सेपरेटिव प्लैनेट हो। अब फोर्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइवोर्स के लिए। कोई बता सकता है फोर्थ हाउस डाइवोर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? हाथ उठाइए। मंजू, चलो मंजू को अनम्यूट किया जाए भाई। नमस्ते सर। सर हाँ खुशी के लिए, क्योंकि हम अपने मन का जो सुख होता है वो फोर्थ हाउस से देखते हैं, चलो इसीलिए। ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन बिटिया, फोर्थ हाउस जो है वो शादी का कर्मा हाउस है। सेवंथ हाउस अगर मैरिज है तो सेवन से 10वां हाउस कौन सा होगा? ओह यस, शादी का कर्म हाँ? है वो फोर्थ शादी हाउस। का कर्मा खत्म होएगा ना अब यहाँ पे, तो इसका मतलब शादी का कर्मा एंड हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ हाउस पे पाप ग्रहों का इफेक्ट होगा, जी। सेपरेटिव टेंडेंसी का के ग्रह होंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस इज द कर्मा ऑफ मैरिज। देखो समझ लो भाई, ये शादी है, ये अगर शादी है तो शादी का धन यहाँ से, शादी का पराक्रम यहाँ से, शादी का सुख यहाँ से, शादी की क्रिएटिविटी यहाँ से, शादी के शत्रु यहाँ से, शादी के अपोनेंट यहाँ से, तो शादी का कर्मा यहाँ से। 7 8 9 10 यहाँ से शादी का कर्मा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस इज 10th फ्रॉम सेवंथ हाउस, राइट? तो अब कर्मा में, अब वहां पे कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस में डाइवोर्स के लिए वैसे तो, और उससे 12 भी देखोगी। सेवंथ हाउस से 12th हाउस कौन सा है? 6th हाउस। अगर वहां पे शनि बैठ जाए तो क्या होगा? कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा शनि, क्योंकि न्याय है, जजमेंट है, जस्टिस है। तो इसका मतलब तुम्हारी डाइवोर्स को, तुम्हारी शादी के एग्रीमेंट जो सेवेंथ में किया, तुला वाला जो तुमने एग्रीमेंट किया, उसको तोड़ेगा न्याय। मंगल होगा तो हिंसा से, गुरु बैठ जाएगा, शुक्र बैठ जाएगा तो आपसी बातचीत से, समझौते से। अब ये तुम लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता होनी चाहिए कि शादी की डाइवोर्स कैसे होगी। लड़ झगड़ के होगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के होगी, या शांति से हो जाएगी? ये सब ग्रह, बैठे हुए ग्रह, दृष्टि डालने वाले ग्रह बताते हैं। तो इसका मतलब छठा हाउस भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। सेवेंथ इज मैरिज, देन 12th फ्रॉम सेवेंथ इज 6th हाउस, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है? तो डाइवोर्स के लिए सेवेंथ लॉर्ड अब अगर 6 8 12 में हो, वो भी मान लो किसी कारण से शादी हो गई, अच्छे गोचर के कारण, अच्छी दशा के कारण, लेकिन जब वो 6 8 12 एक्टिवेट होंगे, यानी सेवेंथ लॉर्ड अगर 6 8 12 में बैठा है D1 में, तो भी कमजोरी कही जाती है। अब जैसे फॉरेन सेटलमेंट है, तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए राहु, राहु कहाँ हो? लग्न में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। 12th और 9th बहुत इंपॉर्टेंट है राहु के लिए। तो अब ये 12th और 9th क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 9th जो है वो लंबी यात्राओं का है, भाग्य का है। 12th हाउस क्या है? फॉरेन लैंड है, डिफरेंट कल्चर है, अपने समाज से दूर जाने का है। और राहु वैसे भी विदेशी है। तो अब इनका संबंध जो है, इनमें बैठे ग्रहों का, अगर क्यों पहले नियम बताए ना, दशा के और ट्रांजिट के लगा लो, तुम्हें सामने डेट नजर आएगी क्लियर। ठीक है? और आगे जब और क्लासेस में कभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भी इस पे। अब जैसे बिजनेस है, अब बिजनेस क्या है?
तुला राशि बिजनेस है, 7th हाउस बिजनेस है, जहाँ पे हम तराजू से चीजों को तौलते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, डीलिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो 7th जो है वो पार्टनरशिप का घर है, कॉन्ट्रैक्ट का घर है, कॉमर्स का घर है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 7 और 9 हाउसेस और इनके लॉर्ड से आप जो है बिजनेस का अगर कोई सवाल पूछे तो आप बिजनेस का जवाब उसको प्रॉपरली दे सकते हैं कि आदमी बिजनेस करेगा, कब करेगा। अब मान लीजिए वहां पे शुभ ग्रह हैं, किस अब इनमें योग बनाना है, दो 2nd हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड का। आपको जैसे बताया ना, दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा और 7 से 7 लग्न, वो सारी चीजें भूलना नहीं है। वो बार बार भावात भव हर चीज में लगाते रहना है, अंतरदशा में प्रत्यंतरदशा में, वो सारे नियम आपको बिजनेस का, क्योंकि आपको हाउस पता चल गया, तब उसका भावात भव में लगा लो। और आपके अगर वो शुभ हैं, अच्छे हैं, तो 100% बिजनेस करो। उसी प्रकार गुड हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो गुड हेल्थ के लिए क्या चाहिए होता है? छठा हाउस, लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है। लग्न लग्न का कोई भावात भवम होता नहीं है, तो लग्न और छठा हाउस, छठा हाउस बीमारी है, छठे से छठा 11वां हाउस, यानी अगर किसी की गुड हेल्थ की बात है तो लग्न, छठा हाउस और 11वां हाउस अगर शुभ ग्रह हैं, अच्छे प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो गुड हेल्थ रहेगी। अब इसी बैड हेल्थ में क्या होगा? 2nd हाउस क्योंकि मारक है, 6th हाउस बीमारी का है, 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का है, 12th हाउस खर्चे का है, बीमारियों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो अब आपको बैड हेल्थ के लिए क्या क्या मिल गया? आपको 2 2nd हाउस मिल गया, 6th हाउस मिल गया, 8th हाउस मिल गया, 12th हाउस मिल गया, और फर्स्ट हाउस तो लग्न है। अब इनमें से अगर 2 3 एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसी लेवल पे आपकी हेल्थ बिगड़ती चली जाएगी। सिंपल सोचिए। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई आपके पास जाता आता है, मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे धन कब मिलेगा? अरे तो धन कब मिलेगा, तुम कैसे देखोगे दशांतर? तो सबसे पहले देखो धन मिलता कैसे है। धन मिलता है 2nd हाउस और 11th हाउस पे। तो 2nd का भावात भवम 3rd हाउस, 11th का भावात भवम 9th हाउस। तो अब तुम लोग जानते हो क्या गलती कहाँ कर जाते हो? सिर्फ 2nd और 11th को पकड़ के दशांतर दशा देखने लगते हो। अगर उसके भावात भवम को भी एक्टिवेटेड प्लैनेट देख लो तो तुम इवेंट के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। जैसे कि भाई तुम सबको पता है कि धन के लिए 2 और 11, मोटा माटी, अभी हम इसको और एक्सप्लेन कर देंगे। तो 2 और 11 में जब भावात भवन भी तो 2 और 11 का करो, तो 2 का जब भावात भवन करोगे तो 3rd हाउस भी आएगा, और 11 का भावात भवन करोगे तो 9th हाउस भी आएगा। तो उसके लॉर्ड को भी तो दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा और गोचर में वो जो 10 नियम बताए हैं दशा और गोचर के, वो लगाओ, आपको टाइम नजर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 5th और 9th हाउस भी रिलेटेड है। अब अगर 5th और 9th हाउस रिलेटेड हो, 2nd 9th तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, 9th तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब यहाँ पे 5th और 9th हाउस, क्योंकि ज्योतिष में अब यहाँ पे योगों की भी बात करिए, 5th और 9th हाउस का संबंध अगर 2 और 11 से होता है तो उत्कृष्ट लेवल का धन योग हमारे ऋषियों ने बताया है। तो अगर कहीं मान लो पंचम और नवम का संबंध 2 और 11 से बन जाए, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा गोचर जो पिछले नियम है हमारे उनके हिसाब से भावात तो बढ़िया, लॉटरी लग गई, क्योंकि 9 से 9 फिर जो है 5th हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्यादा, बस क्योंकि हम उस छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा घुमा देते हैं तो कभी समझ नहीं पाया आज तक। ऋषियों ने बहुत उसको प्यार से कहा, लेकिन हम लोगों ने क्या ना, अपने ज्ञान के बड़प्पन और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने में वो छोटी चीज हम लोगों ने हमेशा निगलेक्ट कर दी, जो आसानी से नजर आती थी वो उसको छोड़ के हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने लगे और हमेशा कंफ्यूज रहे। आज 10 साल बाद भी प्रिडिक्शन में हम फेल हो जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सामने रखी थी उस पर नहीं कभी कंसंट्रेट ही नहीं किया। तो कंसंट्रेट कर लो तुम। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि हम सबको सही बोल रहे हैं, ये तुम आजमाओ ना, 10 15 20 चार्टों पे लगाओ ये सारे नियम, फिर हमें बताना। अब जैसे डेथ के लिए, अब डेथ किसकी होगी? लग्न की होगी। तो डेथ किसी की देख, वैसे ये खैर बताना नहीं चाहिए लेकिन चलो बताए, डेथ जो है, डेथ कैसे, डेथ की टाइमिंग तुम दशा में देखोगे, नोट कर लो, जिसकी चाहे उसकी निकालने की कोशिश कर लेना। लग्न की होगी डेथ, तो 2nd हाउस, 7th हाउस बादकेश, 2nd हाउस, 7th हाउस, और हर कुंडली में लग्न के अकॉर्डिंग या तो 11th लॉर्ड बादकेश होता है, या 9th लॉर्ड बादकेश होता है, या 7th लॉर्ड बादकेश होता है। तो अपने अपने देख लेना, चर 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 स्थिर और दूर स्वभाव के हिसाब से तुम्हारा बादकेश कौन बन रहा है। तो यानी कि तुमको किसी की मृत्यु देखनी है, 2 देख लो, 7 देख लो, बादकेश देख लो, 12 और 8 देख लो, इनका ज्यादा जिसका संबंध बने तो उस लेवल का प्रबल मार्केट तुम्हारे बन जाएगा चार्ट में। अब इनमें से मैंने तुमको जो है 5 चीजें बता दी, 2 7 बादकेश 12 और 8 भाव, बादकेश प्लेनेट बन जाएगा। अब इनके लॉर्ड जब भी वही दशा अंतरदशा प्रत्यंतर अब यहाँ पे सूक्ष्म प्राण, अब जैसे सूक्ष्म प्राण में मंगल आएगा तो एक्सीडेंट से मौत होगी, वीनस होगा, चंद्रमा होगा, कोमा में मौत होगी, 12th लॉर्ड होगा, नींद सोते सोते मौत होगी, राहु शनि होगा, बाथरूम में गिर के मौत होगी, फिसल के।
अब वो सब बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, तुम उसको मुझे तुम्हें नहीं सिखाने के लिए मुझे जरूरत है, वो सब तुम लोग जानते हो कि मौत कैसे होती, किस ग्रह के कारण। जैसे केतु होगा तो 2-3 दिन तक बॉडी डिस्कवरी नहीं होगी, जब बदबू उठेगी तब पड़ोसी आएंगे। एर्थ में केतु हो, डेथ हमेशा ऐसी होती है, 3 दिन पता ही नहीं चलता। राइट। अब इसको तुम जैसे समझना हो तो जैसे श्रीदेवी के चार्ट में कर्क लगन की कुंडली थी श्रीदेवी की, 8th हाउस में कुंभ राशि थी, बाथटब में मृत हो गई। कुंभ राशि क्या है, अब तुमको कुंभ राशि नहीं अगर पता है तो नहीं दे, कुंभ राशि में मटका है ना जिसमें पानी भरा हुआ है, तो वो सिंबलाइज करता है बाथटब को भी, घाट को भी, वॉशिंग प्लेसेस को भी। रामचंद्र जी की भी कर्क लगन थी। 8th हाउस में कौन सी राशि पड़ती थी, कुंभ राशि। रामचंद्र जी ने जब जीवन छोड़ा, पृथ्वी छोड़ी, तो कहाँ गए, गुप्तार घाट में समाधि ले ली, जल में समाधि। कुंभ राशि जो है वो घाट है, पानी के टब है, पानी का क्षेत्र है। तो ज्योतिष में जितना तुम लोग एंटर करते हो चीजें सीखते हो, तो डेथ के लिए अब निकालना ना शुरू कर देना लेकिन समझ लो कि डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट है, हम ये तुम्हें समझा रहे हैं। मौत होगी नहीं होगी वो किसी के कोई नहीं बता सकता है। एक्सीडेंट के लिए क्या देखना है, लग्न का संबंध 8 और 12 से होगा, एक्सीडेंट होगा। लग्न अष्टमेश और द्वादशेश, 12th लॉर्ड, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा और ट्रांजिट के जो नियम बताए उनमें एक्टिवेट हो जाए, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। सुसाइड कैसे करेगा आदमी, ये भी नोट कर लो। लग्न का तो देखो संबंध आएगा ही आएगा, लग्न के साथ बादकेश, 2-7 और मंगल और राहु का संबंध आ जाए, दशा आ जाए, आदमी सुसाइड कर लेगा। वीक चंद्रमा, फिर से बोल देता हूँ, लग्न तो एक्टिवेट हो ही हो, साथ में बादकेश, लग्न का बादकेश एक्टिवेट हो, सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड और मार्स। मार्स जो है वो अंग भंग करता है, राहु गला काटता है, गला फांसी पे लटक के, अब जैसे मान लो कोई है फंदा लगाएगा, राहु आएगा, क्योंकि राहु की गर्दन कटी थी, गर्दन से डेथ, गर्दन से जिसकी डेथ होती है वो राहु वहां पे जिम्मेदार होता है। क्यों, क्योंकि राहु केतु की गर्दन से डेथ हुई थी, सुदर्शन से। तो जितना फंदे में झूलते हैं वो सब राहु के कारण, उनकी डेथ राहु के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुसाइड को भी तुम देख सकते हो। स्टेटस और रिस्पेक्ट देखनी है, लग्नेश स्टेटस रिस्पेक्ट बताता है, 10th हाउस हायरार्की का है और 11th हाउस गेंस का है। तो आपको स्टेटस और रिस्पेक्ट चाहिए तो आपका किस पीरियड में मिलेगी, जब आपका लग्न लॉर्ड एक्टिवेट होगा, 10th लॉर्ड एक्टिवेट होगा, 11th लॉर्ड एक्टिवेट होगा, इनके सबके भावाभवम वो सब सारे नियम भूलना नहीं, ये तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं, सिर्फ पहला स्टेप बता रहे हैं। इनके बाद इनको कैसे कैसे करना है वो तुम्हें जोड़ना है अपने आप से। जैसे शॉर्ट लाइफ, किसी की कम जिंदगी, छोटी जिंदगी होगी, तो कैसे किसी की छोटी जिंदगी देखोगे, अगर मान लो 10 ही 12 साल में लग्नेश के साथ 2-7 और बाद केस एक्टिवेट हो जाए, कम उम्र में आदमी चला जाएगा। नोट कर लो, लग्नेश के साथ सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड या बादकेश की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाए तो जिंदगी। अब बड़ा इसको इसको देखो, तुम लोग जो स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर हो वो इसको कैसे लगाओगे, यही चीज तुम 10th हाउस में लगा दोगे तो नौकरी छोटी होगी या बड़ी होगी पता चल जाएगा। यही चीज तुम अगर इसी को 7th हाउस को रेफरेंस बना के ये सारी चीजें लगा दोगे तो तुम्हें पता चलेगा शादी कितनी लंबी और छोटी होगी। डेथ सिर्फ तुम्हारी क्यों, तुम शादी की डेथ देख लो, तुम पिता की डेथ देख लो, तुम अपनी नौकरी की डेथ देख लो, तुम अपनी एजुकेशन की डेथ देख लो, तुम अपने घर की डेथ देख लो। अब ये स्मार्ट वर्क है जो तुम लोगों को करना है, आगे हमारे साथ रह के सीखना है। ठीक है, तो हम तो जब हम एक कोई कंचा उछालते हैं तुम्हारी तरफ तो सिर्फ उतना ना पकड़ना, हम जो चीज फेंकते हैं ना उसके पीछे 50 मीनिंग होते हैं। डेथ का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर के शैतान की डेथ हो जाए, तुम्हारे अंदर के साधु की डेथ हो जाए, मतलब तो डेथ इज अ सिग्निफिकेटर। तो उसको हर घर से नचा के देखना है। लग्न से नचा रहे हो तो सेल्फ की डेथ देख रहे हो, सप्तम से नचाओगे तो किसको देखोगे, या तो पत्नी की डेथ देखोगे, या शादी में भाई पत्नी की डेथ हो गई तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो शादी की डेथ हो गई। 10th हाउस को लग्न बना के यही सेम फॉर्मूला लगा दोगे डेथ का तो क्या हो जाएगा, नौकरी की डेथ, रिटायरमेंट। यहाँ पे स्मार्ट वर्क की जरूरत है जो लोग नहीं करते हैं, जो तुम लोग नहीं सीखना चाहते हो, सिर्फ रटना चाहते हो, यहाँ पे हम डिफर करते हैं तुम सबसे। शॉर्ट लाइफ हो गया, गेटिंग पासपोर्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गेटिंग पासपोर्ट। अब गेटिंग पासपोर्ट के लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, डॉक्यूमेंट इज सीन फ्रॉम द 3rd हाउस, 3rd हाउस को लग्न बना लो। कोई भी साइनिंग आउट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज सीन फ्रॉम द 3rd हाउस। तो यानी तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पहचान, डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज सीन फ्रॉम द 3rd हाउस। अब 3rd हाउस को रेफरेंस बना लो, 3rd हाउस के साथ 9, 11 और 12 का संबंध होगा, तुमको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तुमको वीजा मिल जाएगा, तुमको पासपोर्ट मिल जाएगा। और ये खराब संबंध होगा, नहीं मिलेगा,
झूल जाओगे। क्यों? 11th हाउस इच्छा पूर्ति है, 12th हाउस विदेश है, और 9th हाउस तुम्हारा भाग्य है, लंबी यात्राएं। तो अगर तुमको पासपोर्ट चाहिए, तुमको वीजा चाहिए, तुमको ग्रीन कार्ड चाहिए, तो 3rd हाउस विल बी द मेजर हाउस। वो दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर में एक्टिवेट होना चाहिए। उसके साथ 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। सिंपल फार्मूला तुमको हमने ग्रीन कार्ड, वीजा सबका सिखा दिया। और नहीं सीखना है तो घूमते रहो 10 साल लगा दोगे समझने में कि वीजा कैसे मिलता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन क्योंकि सिस्टमेटिकली थोड़ा सा दिक्कत होती है, हम लोग आसान चीज। अब जैसे ट्रांसफर के लिए लोग परेशान होते हैं, अरे ट्रांसफर के लिए सिंपल 3rd हाउस को बेस बना लो, 10 और 11 का के लॉर्ड अगर उसमें है तो ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि 3rd हाउस इज व्हाट, सुख से, जहां पे तुम स्टेब्लिश हो 4th हाउस, उससे तुम्हें अलग हटना है, तो ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा। तो यानी कि 3rd हाउस के साथ साथ 10th और 11th आ जाएंगे, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में तुम्हें कुछ नहीं देखना, अगर पहली चाइल्ड है तो 5वें हाउस के साथ 2 और 11 एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके लॉर्ड, शादी, बच्चा हो जाएगा। दूसरा बच्चा करना चाहते हो, 7वें के साथ 2 और 11 एक्टिवेट हो जाएंगे, दूसरा बच्चा हो जाएगा। तीसरा बच्चा करना चाहते हो, 9th लॉर्ड के साथ 2 और 11 एक्टिवेट हो जाएंगे, तीसरा बच्चा हो जाएगा। और इन्हीं में अगर कोई खराब होगा तो दूसरा मिसकैरेज हो जाएगा, तीसरा मिसकैरेज हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा तो तीसरा मिसकैरेज होगा। कैसे? कोई 9th लॉर्ड के साथ जब 2 11 जोड़ोगे तो कोई ना कोई अगर पाप ग्रह आ रहा है तो मिसकैरेज करा देगा तीसरा बच्चा। ठीक है। लव मैरिज कैसे देखोगे? अरे 5वें हाउस के साथ 7वें और 11वें की दशा चलेगी, लव मैरिज होगी। लेकिन जब हम 5वें कहते हैं तो समझ लो, 5वें का मतलब 5वें से 5वां नवम, वो सारे नियम जब लगाओगे तो ये 3 से ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर लग्न, चंद्रमा, सब कुछ करना है तुम्हें यहाँ पे। अब हम तुमको शॉर्ट में से बता रहे हैं कि इनको लग्न, चंद्रमा और भावात भवम ये अपने आप जोड़ना है तुम्हें। ये नहीं कि सिर्फ अभी तक तुम लोग यही तो कर रहे हो, 5 7 11 देख रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, लव मैरिज नहीं नजर आ रही है। लेकिन अब यही तो तुम्हें आज हमने समझाया कि बेसिक वही है, 5 7 और 11 का संबंध लव मैरिज देता है। लेकिन अब तुम्हें इसमें वो जो हमने पहले बताया वो लगाना है, 5वें से 5वां, 7वें से 7वां, 11वें से 11वां, और उनको भी तब तुम्हें एकदम क्लियर नजर आएगा, जो अभी तक तुम लोग नहीं इवेंट पकड़ पाते हो, टाइमिंग नहीं निकाल पाते हो। गॉट माई पॉइंट? आशा करता हूँ अब तो फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा काफी हद तक।